Hello everyone, thank you so much for clicking on this video. Welcome to my UPSC BPSC गाइड। इस वीडियो से हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को नोट्स के फॉर्मेट में कॉम्प्रिहेंसिवली स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये लेक्चर 2 है पर ऑफिशियली लेक्चर 1 ही है क्योंकि इस लेक्चर से हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। अब एडवेंट का मतलब क्या होता है? एडवेंट का मतलब होता है अराइवल। अराइवल मतलब आगमन। तो यूरोपियंस का आगमन भारत में कैसे रहा, किस तरह रहा, कौन पहले आए, किसने कितना इन्फ्लुएंस किया, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक रेफरेंस के लिए आपको बता दूं। मान लीजिए अगर ये ग्लोब है और हमारा इंडिया आई यहाँ पे है और यूरोप इस साइड है। डायरेक्शंस हमको पता है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इस साइड ईस्ट है और इस साइड वेस्ट है। तो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यूरोपियंस आर वेस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज, और यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियंस आर ईस्ट। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि नोट्स में आपको कहीं कहीं दिखेगा कि द यूरोपियंस केम टू ट्रेड विद द ईस्ट। ईस्ट मतलब इस साइड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ट्रेडर्स फ्रॉम वेस्ट केम टू ट्रेड इन इंडिया। इसका कंटेक्स्ट ये हुआ, मतलब बस डायरेक्शन का खेल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ध्यान से समझिएगा, हम लोग एक टाइमलाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द टाइमलाइन ऑफ मई 1498। अब ये मई 1498 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वो टाइम था जब वास्को डगामा, एक सेलर हैं ये, कहाँ के? पोर्चुगीज के। वास्को डगामा ने डायरेक्ट सी रूट फाइंड किया इंडिया का। ये कब हुआ? ये हुआ मई 1498 में। ऐसा नहीं है कि 1498 से पहले इंडिया कट ऑफ था पूरे वर्ल्ड से और इंडिया कहीं ट्रेड नहीं करता था या फिर इंडिया से कोई ट्रेड नहीं करता था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पर मई 1498 में पहली बार ऐसा हुआ कि वास्को ड गामा ने डायरेक्ट सी रूट फाइंड किया पोर्चुगीज साइड से इंडिया की तरफ। उससे पहले भी हम ट्रेड करते थे, उससे पहले हम अरब से ट्रेड करते थे, सिल्क रूट के थ्रू ट्रेड करते थे, थ्रू चाइना हम लोग ट्रेड करते थे, बहुत सारे रूट थे ट्रेड करने के। अब देखिए, मई 1498 में सी रूट फाइंड कर दिया वास्को ड गामा ने, और फाइनली हमें फ्रीडम कब मिला? हमें फ्रीडम मिला 1947 में। वी गॉट फ्रीडम इन 1947। तो अगर आप ये टाइम स्पैम देखें, इट इज़ अ टाइम स्पैम ऑफ अराउंड 450 ईयर्स, अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब इस 450 ईयर्स में, फ्रॉम द टाइम व्हेन समबडी फाइंड डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया टू द टाइम व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, इस टाइम में हमारी कंट्री में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए। क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुए वो हमें एक बार एक कीप अ लुक ऑन इट। क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुए? तो अर्लियर इंडिया ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ फ्यूडलिस्टिक कंजर्वेटिव एक्सक्लूसिव सोशल सिस्टम टू कैपिटलिस्टिक प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव सोशल सिस्टम। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूडलिस्टिक, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूँ। फ्यूडलिस्टिक मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है ये, जहाँ पे एक आदमी किसी दूसरे आदमी के लिए काम करता है, उसके लिए फाइट करता है, और उसके बदले वो दूसरा आदमी उसको लैंड देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट सपोज दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी। ठीक है। अब ये पर्सन बी जो है ये मतलब हायर लेवल के हैं सोसाइटी में, मान लीजिए ये क्राउन है। ठीक है। और ये पर्सन ए जो है ये नोबिलिटी है। नोबिलिटी मतलब इनसे थोड़ा सा नीचे। अब ये बी क्या करेगा? बी ए को लैंड देगा और थोड़ी सी पावर्स देगा। उसके बदले में ए क्या करेगा? ए बी को फोर्स देगा फाइट करने के लिए, और बी के लिए फाइट करेगा, बी के लिए थोड़ा सा वो रहेगा, वफादार रहेगा। तो इंडिया ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ फ्यूडलिस्टिक कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब क्या हुआ? कंजर्वेटिव मतलब जो ओल्ड मेंटेलिटी है, मतलब ओल्ड माइंडसेट है, जो बॉर्डर्ड माइंडसेट है, वो हुआ कंजर्वेटिव। एंड एक्सक्लूसिव सोशल सिस्टम। एक्सक्लूसिव सोशल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एक्सक्लूसिव मतलब ऐसा सोशल सिस्टम जो कि कट ऑफ है पूरे वर्ल्ड से, जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं है। तो इंडिया ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ फ्यूडलिस्टिक कंजर्वेटिव एक्सक्लूसिव सोशल सिस्टम टू कैपिटलिस्टिक प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव सोशल सिस्टम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कैपिटलिस्टिक। वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। कैपिटलिस्टिक का मतलब ये हुआ कि जब हमारी सोसाइटी कैपिटल, कैपिटल मतलब मुद्रा, मनी एंड मनी एंड प्रॉफिट, मनी एंड प्रॉफिट सेंट्रिक सोसाइटी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। जब कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का विकास होता है तो वहाँ पे क्या आता है? वहाँ पे आता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन, मैंने एक एडिशन बात आपको यहाँ बताई है कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है तो अर्बनाइजेशन होगा। तो इंडिया ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फ्यूडलिस्टिक कंजर्वेटिव एक्सक्लूसिव सोशल सिस्टम टू कैपिटलिस्टिक प्रोग्रेसिव, मतलब जो प्रोग्रेस कर रहा है, एंड इंक्लूसिव सोशल सिस्टम। इंक्लूसिव सोशल सिस्टम मतलब ऐसा सोशल सिस्टम जो सबको साथ लेके चले। दिस वॉज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी गॉट इन दिस 450 ईयर्स। और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें किसी ने दिया नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने खुद से अपनी मेहनत से लाया। ऑल्सो अगर आप देखें तो सबको पता है कि अर्लियर वी वे मोनार्की, मतलब एक वन मैन रूल चलता था हमारी कंट्री में।
राजा रजवाड़ी हुआ करते थे। नाउ वी आर अ डेमोक्रेसी, इनफैक्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और पीपल्स रूल चलता है। डेमोक्रेसी मतलब पीपल्स रूल। आई होप इस स्लाइड में जो भी लिखा हुआ है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ऊपर मैंने जो भी कुछ लिखा हुआ है उसी को मैंने नीचे नोट्स फॉर्मेट में लिख दिया है। अगर आप चाहें तो नोट्स मैं आपको दे दूंगा। वही लिखा हुआ है, एक बार जल्दी मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। इंडिया हैज़ कॉन्टैक्ट विथ यूरोप फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल मतलब इंडिया का कॉन्टैक्ट यूरोप के साथ बहुत पहले से था, थ्रू लैंड रूट। तो हमको पता है कि 1498 में वास्को ड गामा ने सी रूट फाइंड कर दिया। उससे पहले वी वर नोइंग इट थ्रू लैंड रूट। बट डिस्कवरी ऑफ सी रूट हैज़ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द शेप एंड कोर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड हिस्ट्री। पर सी रूट जब डिस्कवर हुआ तो इंडियन सोसाइटी, जो हमारी आज की सोसाइटी है, और इंडियन हिस्ट्री, इस पे फार रीचिंग चेंजेस आए। इस पे इफेक्ट पड़ा। क्या क्या इफेक्ट पड़ा, डेट वी आर गोइंग टू स्टडी डिटेल्ड इन अपकमिंग क्लासेस। मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट टू अराइव इन इंडियन ट्रेडर्स वेर द पोर्चुगीज। अब आपको पता है कि हमारे ऊपर ऑन इंडिया वी गॉट रूल्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। बट द ईस्ट इंडिया कंपनी वी आर नॉट ओनली द वन हु रूल्ड इंडिया। द बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज आए, जैसे पोर्चुगीज आए, फ्रेंच आए, डच आए, डेनमार्क के लोग आए। वो सब आए थे भारत ट्रेड करने के लिए। पर ब्रिटिशर्स ऐसे थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में घुसे, भारत पर रूल किया, कैसे किया, क्या किया, सब पढ़ेंगे। बट अगर आपसे पूछे सबसे पहला कौन था अराइव करने वाला, सो द फर्स्ट टू अराइव वेर द पोर्चुगीज, फॉलोड बाय डच, पीपल ऑफ डच, पीपल ऑफ डेन्स। डेन्स मतलब डेनमार्क, जैसे हम लोग इंडियंस हैं इंडिया के, तो जो लोग डेनमार्क में रहते हैं उनको डेन्स कहते हैं। ब्रिटिशर्स एंड फाइनली फ्रेंच। Much water has flown under the bridge in 450 years in India. India underwent a transition from feudalist, conservative, exclusive social system to capitalistic, progressive and inclusive social system. वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। During this period, with self-assertion based on introspection and external stimuli of ideas। हाँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज ये लिखा हुआ है कि इस 450 ईयर्स में ऐसा ही नहीं है कि इंडिया इंक्लूसिव बन गया, एक्सक्लूसिव से प्रोग्रेसिव बन गया, कैपिटलिस्टिक बन गया और इंडिया में डेमोक्रेसी आ गया। इसके साथ साथ इंडिया में आइडियाज का विकास हुआ। वो जो 450 ईयर्स हैं, जो 450 ईयर्स से 1498 से लेके 1947 तक, इसमें क्या हुआ, 450 साल में इंडिया में आइडियाज़ का विकास हुआ। किस तरह के आइडियाज़ का विकास हुआ? आइडियाज़ मतलब इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है, लोगों ने समझा कि इक्वालिटी क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है, व्हाट इज़ फ्रीडम, व्हाट इज़ लिबर्टी, व्हाट इज़ फ्रेटर्निटी। ऑल दीज आइडियाज़ ग्रू इन इंडिया इन 450 ईयर्स। और हमें पता है कि नेशनलिज्म, नेशनलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो भी भारत में ग्रो किया इसी 450 ईयर्स में। दैट्स वाई दीज 450 ईयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू लुक टू आवर प्रेजेंट सोसाइटी हाउ इट इज, टू आवर सोसाइटी हाउ इट वाज 450 ईयर्स बिफोर 1947। आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आया होगा। अब मूविंग फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट वन। अब हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे सारे कंट्रीज को जो भारत आई थी। तो एज यू नो द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अराइव इन इंडिया वेर द पोर्चुगीज। नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट जो किंग थे पोर्चुगीज के, उनमें एक स्पिरिट ऑफ एडवेंचर था। मीन्स दे यूज टू नेविगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सेंस ऑफ डूइंग ट्रेड और फॉर जोग्राफिकल डिस्कवरीज। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड प्रोमोटेड जोग्राफिकल डिस्कवरीज टू द फार फ्लंग एरियाज। अब लोग उस टाइम पे सी रूट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, प्राइमरली ट्रेड करने के लिए, और उसके साथ वो लोग नए लैंड प्लेसेस को भी फाइंड करते थे, नई ज़मीन को फाइंड करते थे। और वो नई ज़मीन उनके लिए नई ज्योग्राफिकल डिस्कवरी होती थी। नई ज्योग्राफिकल डिस्कवरी क्यों? क्योंकि आज हम जानते हैं कहाँ पे क्या है, फिर कई लोग कहते हैं कि हमने पूरे धरती को पूरी तरह से डिस्कवर नहीं किया है। तो उस टाइम पे भी लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे इन सर्च ऑफ न्यू लैंड, इन सर्च ऑफ न्यू ज्योग्राफिकल लोकेशंस। और उसके साथ ही उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है वो हमेशा से ट्रेड रहा है, क्योंकि ट्रेड एक ऐसा चीज़ था जो उनको बहुत प्रॉफिट देता था। अब यहाँ पे एक किंग का नाम हम लोग पढ़ने वाले हैं। द नेम ऑफ द किंग्स प्रिंस हेनरी। नाउ हु इज दिस प्रिंस हेनरी? प्रिंस हेनरी राजा थे पुर्तगाल के, पोर्चुगीज के। नाउ प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। अब इनके आगे जो ये नेविगेटर लिखा हुआ है ना, ये इनके नाम में नहीं था, इसको ऐड किया गया है। ऐसा क्यों? बिकॉज प्रिंस हेनरी वॉज हैविंग अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। प्रिंस हेनरी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में और नए रूट को फाइंड करने में, नए लैंड को फाइंड करने में बहुत इंथुसियास्टिक रहते थे। डेट्स वाई उनके नाम में प्रिंस हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है उन्हें। हु वॉज द रूलर ऑफ पोर्तुगल?
took the lead among the European nations and promoted seafaring activities. तो प्रिंस हेनरी का नाम इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है क्योंकि ये उन चुनिंदा राजा में थे, यूरोपियन राजा में थे, जो आगे आए एंड ही प्रमोटेड सी फेयरिंग एक्टिविटीज, मतलब सी रूट एक्टिविटीज, सी में जो वॉयज होता है, सी ट्रैवलिंग एक्टिविटीज प्रिंस हेनरी ने प्रमोट किया। और इसी के कारण प्रिंस हेनरी ने इनिशिएट किया सी रूट एक्टिविटीज़ को। उसके बाद इसको आगे ले जाया गया बहुत सारे सेलर्स के द्वारा, और उसी क्रम में वास्को ड गामा ने 1497 में जर्नी स्टार्ट की और 1498 में भारत पहुंच गए। दैट विल रीड हियर ओनली। देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है, ड्यूरिंग द रिग्न ऑफ किंग जॉन सेकेंड। हमको पता है प्रिंस हेनरी ने इनिशिएट कर दिया था सी फेयरिंग एक्टिविटीज़ को, और किंग जॉन सेकंड के अंदर एक सेलर थे, मतलब किंग जॉन सेकंड जब राजा थे उनके अंदर एक सेलर थे, बार्थोलोमेव दियाज। नाउ हु वाज दिस बार्थोलोमेव दियाज? बार्थोलोमेव दियाज वाज अ सेलर अंडर किंग जॉन सेकंड व्हेन किंग जॉन सेकंड वाज द किंग ऑफ पुर्तगाल। ही क्रॉस द केप ऑफ गुड होप इन 1487। अब यहाँ से आप मैप के थ्रू समझिएगा। 14, यहाँ पे एक मैप मैंने बनाया हुआ है, इसको देखिएगा। 1487 में क्या हुआ, दियाज जो कि किंग जॉन सेकंड के अंदर एक सेलर थे, उन्होंने, इस मैप को आप देखिएगा, यहाँ पे पुर्तगाल है, यहाँ से ऐसे आते आते अफ्रीका से सटते हुए यहाँ पहुंचे केप ऑफ गुड होप के साइड। दिस इज नोन एज केप ऑफ गुड होप, इट इज देयर इन अफ्रीका। एकदम नीचे वाला टिप जो है उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। आई होप यू एबल टू रिलेट दिस मैप। ये पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, नीचे मेडिटेरियन सी है, इधर टर्की है, नीचे अफ्रीका यहाँ दिख रहा होगा, और ये है हमारा प्यारा इंडिया। तो फ्रॉम पुर्तगाल दियाज केम लाइक दिस, वो ऐसे आए और यहाँ पे केप ऑफ गुड होप के पास पहुंच गए। ये कब हुआ? ये हुआ 1487 में। अब इसी स्पिरिट को, अब आपने देखा कि प्रिंस हेनरी ने एडवेंचर स्पिरिट को आगे आगे लाया, मीन्स ही स्टार्टेड द सी फेयरिंग एक्टिविटीज। उसके बाद दियाज 1487 में पुर्तगाल से, पोर्चुगीज से केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गए। अब उसके बाद इसी एडवेंचर को आगे लेते हुए 1497 में वास्को ड गामा ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और 1498 में वो कालीकट केरला पहुंच गए। दैट मीन्स हियर टिल हियर इट वाज देयर, नाउ फ्रॉम हियर ही फाउंड द सी रूट, डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया लाइक दिस। तो आई होप टू मैप यू अंडरस्टूड दिस। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, ऐसा नहीं है कि 1498 से पहले हम ट्रेड नहीं करते थे। अगर आप देखें तो ये रहा हमारा इंडिया, और ऊपर हम देख सकते हैं थ्रू सिल्क रूट वी यूज टू ट्रेड। ऑल्सो वी यूज टू ट्रेड विद द अरब कंट्रीज, हियर आर द अरब कंट्रीज, वी यूज टू ट्रेड विद द अरब कंट्रीज थ्रू दिस रूट। Like this, we used to trade with the Arab countries. We used to trade with Silk Route through China and all. तो earlier also trade was there, पर डायरेक्ट सी रूट फाइंड होने से क्या हुआ कि हम लोग और अटैच हो गए वेस्टर्न कंट्रीज से। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे नीचे नोट्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इफ़ यू रीड हियर इट इज़ रिटन दैट ड्यूरिंग देन द टेन्योर ऑफ किंग इमैनुअल। अब किंग इमैनुअल के टाइम में 1497 में क्या हुआ, अ सेलर नेम वास्को ड गामा स्टार्टेड हिज जर्नी इन 1497 विद द हेल्प ऑफ अ गुजराती मर्चेंट कॉल्ड अब्दुल मजीद। शायद ये चीज़ आपको नहीं पता होगा। इफ़ यू हैव स्टडीड वास्को ड गामा एंड ऑल देन यू मस्ट बी नोइंग। वास्को ड गामा 1497 में जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो वो अकेले नहीं थे, उन्होंने एक हेल्प ली एक गुजराती मर्चेंट, इंडियन गुजराती मर्चेंट का, जिसका नाम था अब्दुल मजीद, एंड ही रीच्ड टू द कोस्ट ऑफ कालीकट विच इज इन केरला। कब? मई 1498, एक साल बाद। वास्को ड गामा वाज कॉर्डियरली रिसीव्ड बाय द हिंदू जमोरिन रूलर ऑफ केरला। तो जब वास्को ड गामा केरला पहुंचे, कालीकट पहुंचे, तो उनको बहुत प्यार और सम्मान के साथ एक हिंदू जमोरियन रूलर ने वेलकम किया। केरला के जो रूलर थे उस टाइम के, उन्होंने वेलकम किया। अब वास्को ड गामा रीच्ड इंडिया इन 1498। उसके बाद ही स्टेड इन इंडिया फॉर 3 मंथ। वो भारत में 3 महीने के लिए रुके, और फिर वो रिटर्न हो गए कहाँ? अपने होम टाउन पुर्तगाल। एंड देन आफ्टर अगेन ही केम बैक टू इंडिया इन 1501। So this was the story of Vasco da Gama and this was the story of a Portugal sailor, how he found the direct sea route to India. आई होप यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। अभी तक हमने पढ़ा ही क्या है? अभी तक हमने बस ये पढ़ा है कि उस 450 ईयर्स में क्या ट्रांजिशन, 450 ईयर्स में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा, कैसे कौन कौन सी कंट्रीज आई भारत में, और हमने स्टार्ट किया पोर्तुगीज के साथ, और वहाँ हमने पढ़ा वास्को ड गामा फाउंड सी रूट टू इंडिया। आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। मूविंग फॉरवर्ड, before he returned, he established Portuguese trading centers at Calicut, Cochin and Kannauр. तो वास्को ड गामा जब 14 मई 1498 में जब भारत आए, तो वो 3 महीने के बाद तो चले गए, पर उस 3 महीनों में उन्होंने क्या किया? ही इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ पोर्तुगीज
वेयर, 3 जगह उन्होंने एस्टैब्लिश किया ट्रेडिंग सेंटर्स, जहाँ से वो लोग ट्रेड को ऑपरेट कर सकते हैं भारत में। कौन कौन सी जगह था? कालीकट, कोचिन एंड कन्नौज। तो इफ somebody ask you that what were the 3 places where Vasco da Gama established the Portuguese trading centers at that time, तो कोचिन, कालीकट एंड कन्नौज। देखिए तीनों सी से ही स्टार्ट हो गया, तो आप एक मतलब रख सकते हैं दिमाग में एक निमोनिक्स बना के। इन 1505 डी अल्मीडिया, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, इन 1505 डी अल्मीडिया वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसराय इन इंडिया। तो डी अल्मीडिया कौन है? डी अल्मीडिया पुर्तगाल के हैं, जिन्हें फर्स्ट वाइसराय अपॉइंट किया गया पोर्चुगीज का इंडिया में। वाइसरॉय क्या होता है? वाइसरॉय मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव है पोर्चुगीज का ट्रेडिंग सेंटर इंडिया में। ठीक है, तो डी अल्मीडिया इन 1505 ही बिकेम द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय इन इंडिया। उसके बाद ही वांटेड टू एस्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। अब ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि पूरा कंप्लीट कंट्रोल ट्रेड पे पोर्चुगीज का रहे इंडिया में। इन दिस रिगार्ड ही इनिशिएटेड ब्लू वाटर पॉलिसी एंड कार्टेज सिस्टम। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज सिस्टम के बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है, पर हाँ इतना जान लीजिए कि डी अल्मीडिया 1505 में जब ये वॉइसरॉय बने, तो ये चाहते थे कि इंडिया में जो ट्रेड है वो पूरा डोमिनेट पोर्चुगीज़ के द्वारा किया जाए, और उसी के लिए इन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया ब्लू वाटर पॉलिसी, और इसको कार्टेज सिस्टम भी कहा जाता था। उसके बाद 1509 में, ये 1505 की कहानी थी, अब आते हैं 1509 पे। In 1509, Alfonso Albuquerque was appointed the next viceroy of India. तो पहले कौन थे? पहले थे डी अल्मीडिया। डी अल्मीडिया के बाद ये कब थे? ये थे 1505 में। अब 1509 में इनको बनाया गया, अब 1509 में अल्फोंसो को बनाया गया भारत का वाइसरॉय। ठीक है, इनको भारत का वाइसरॉय बनाया गया, एंड ही इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया एंड इन द ईस्ट। तो भले ही डी अल्मीडिया जो 1505 में वाइसरॉय बने वो पहले थे, पर अल्फोंस अल्बुगार्क को मतलब अपॉइंट, जब उनको अपॉइंट किया गया 1509 में वाइसराय के रूप में, तो उनको कहा जाता है कि ये वो लोग थे जिन्होंने रियल पावर को इस्टेब्लिश किया भारत में ऑफ पोर्चुगीज। मतलब पोर्चुगीज का जो पावर था उसको भारत में एक्चुअली अल्फोंस अल्बुगार्क ने ही इस्टेब्लिश किया 1509 में। अब ऐसा क्यों कहा गया कि इन्होंने रियल फाउंडर थे, ये इन्होंने रियल पावर इस्टेब्लिश किया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, कुछ 3-4 काम मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है जो कि आपको जानना चाहिए। तो 1509 में ये बन गए थे वॉइसराय। इन 1510 ही गॉट गोवा फ्रॉम बीजापुर रूलर। तो इन्होंने गोवा को अपने अंदर कर लिया, मतलब पोर्चुगीज के अंदर कर लिया फ्रॉम बीजापुर रूलर। मोर ही ऑल्सो कंक्वर्ड हॉर्मूज। इन्होंने हॉर्मूज को भी कंक्वर कर लिया इन द पर्शियन गल्फ एंड एक्लिप्स्ड इन्फ्लुएंस ऑफ अरब ट्रेडर्स इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने सबसे पहले गोवा को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया, मीन्स पोर्चुगीज के इन्फ्लुएंस में ले लिया। किससे? तो बीजापुर रूलर से। ऑल्सो ही कंक्वर्ड हॉर्मोज। इन्होंने हॉर्मोज को अपने अंदर ले लिया, कहाँ से? पर्शियन गल्फ से। और इसके बाद इन्होंने क्या किया? ही इन्फ्लुएंस्ड पोर्चुगीज ट्रेड इन इंडिया, और जो अरब ट्रेड इंडिया में जो पहले से चलता आ रहा था उसको क्या किया? उसको वीकेन कर दिया और पोर्चुगीज को स्ट्रॉन्ग कर दिया। ही ऑल्सो बिल्ड अ फोर्ट एट कोचिन। इन्होंने एक फोर्ट भी बना दिया कोचिन पे विद द परमिशन ऑफ द लोकल रूलर। मतलब लोकल रूलर के परमिशन के साथ इन्होंने एक फोर्ट बनाया कोचिन में। तो आप देख सकते हैं वाई ही इज कंसिडर्ड टू बी द रियल। So these were the reasons why Alfonso Albuquerque is considered to be the real founder of Portuguese power in India. तो अल्फोंसो कब बने? 1505 में वॉइसरॉय बने, 1509 में वॉइसरॉय बने, 1510 में इन्होंने रियल पावर एस्टेब्लिश किया कुछ ऐसे काम करके, और जो पहले वॉइसरॉय थे वो बने 1505 में, जिनका नाम था डी अल्मीडिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। अब आगे इसी टाइमलाइन को बढ़ाएं तो देखेंगे कि इन 1529 निन्हो द कुन्हा, मतलब आगे चलने वाले जितने भी वॉइसरॉयज थे, इन 1529 निन्हो द कुन्हा एक्वायर्ड दियू एंड बैसिन। तो इन्होंने दियू और बैसिन को भी एक्वायर कर लिया। आपको पता होगा दमन एंड दियू, तो वो वाला दियू एंड बैसिन ही एक्वायर्ड। उसके बाद इन 1538 द पोर्चुगीज कंसोलिडेशन ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप भारत का मैप देखें तो ये है हमारा ईस्टर्न साइड और ये है हमारा वेस्टर्न साइड। तो इस साइड को बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न साइड में जैसे आपको पता है गोवा भी यहीं है। तो हमने देखा था कि कैसे अल्फोंसो ने 1510 में गोवा को बीजापुर रूलर से ले लिया। तो ऐसे ही करते करते ये 1538 तक इन्होंने पूरा कंसोलिडेशन कर दिया था
पावर, पोर्चुगीज पावर को वेस्टर्न कोस्ट में, वही यहाँ पे लिखा गया है कि 1538 द पोर्चुगीज कंसोलिडेशन ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वाज कंप्लीट। तो पूरी तरह से वेस्टर्न कोस्ट पर इन्होंने अपना पावर इस्टेब्लिश किया। उसके बाद ऑन द मेजर वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट One of the major impact of Indian society due to the arrival of Portuguese was promotion of cash crops। अब ये कैश क्रॉप्स क्या होता है? कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको प्रॉफिट बेनिफिट के लिए ग्रो किया जाता है, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए और सेल करने के लिए ग्रो किया जाता है, उनको कहते हैं कैश क्रॉप्स। तो कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, स्पाइसेस, सिल्क, टोबैको, इनका जो प्रोडक्शन था ये क्या हुआ, ये बढ़ गया। इनको लोग प्रमोट करने लगे। क्यों? क्योंकि पोर्चुगीज कब क्यों आए थे? वाई डिड पोर्चुगीज अराइव इन इंडिया? दे वांट टू ट्रेड विद द ईस्ट, दे वांट टू ट्रेड विथ इंडिया। सो व्हाट दे वांट टू ट्रेड? दे वांट टू ट्रेड कैश क्रॉप्स मेनली, दे वांट टू ट्रेड स्पाइसेस मेनली। तो कैश क्रॉप्स, स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, टोबैको, ऑल दिस थिंग दे वांट टू ट्रेड। इसी के कारण इनका जो प्रमोशन था, इनको ग्रो करने के लिए भारत में इनको प्रमोट किया गया। मतलब कैश क्रॉप का जो ग्रोथ था, कैश क्रॉप को लोग ज़्यादा प्लांट करने लगे, बेनिफिट करने के लिए, सेल करने के लिए इसको मार्केट में, पोर्चुगीज़ को सेल करने के लिए। पोर्चुगीज़ भारत से कम पैसे में खरीद के ले जाते थे, वहाँ पे ज़्यादा पैसे में बेचते थे और भयानक प्रॉफिट दे यूज्ड टू अर्न। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड अबाउट द पोर्चुगीज़। सो पोर्चुगीज़ में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा कि पोर्चुगीज़ के किंग जो प्रिंस हेनरी थे, उन्होंने प्रमोट किया सी सही एक्टिविटी को। किंग जॉन सेकंड के अंदर सेलर बॉर्थलियो में दियाज ने केप ऑफ गुड होप फाइंड किया 1487 में। फिर 1497 में वास्को ड गामा ने अपनी जर्नी स्टार्ट की एक इंडियन गुजराती मर्चेंट जिसका नाम था अब्दुल मजीद उसके साथ, और ये 1498 में भारत पहुंच गए। कहाँ पे? केरला, कालीकट। उसके बाद हमने क्या देखा कि उनका कॉर्डली वेलकम किया गया, और वास्को ड गामा जो 1498 में भारत पहुंचे, 3 मंथ वो भारत में रहे और फिर 1501 में फिर वो वापस आए। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने इस एपिसोड में देखा कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि ही वॉज देयर इन इंडिया जस्ट फॉर 3 मंथ्स एंड 1 सेकेंड। उसके बाद हमने देखा कि वो भारत में थे मात्र 3 महीने के लिए, और उन्हीं 3 महीने में उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए कैलीकट, कोचिन और कन्नौज में। 1505 में डी अल्मीडिया अपॉइंट हुए फर्स्ट वॉइस राय। उसके बाद फिर 1509 में अल्फोंस अल्वगार्ड पहले दूसरे वॉइस और अपॉइंट किए गए। पर इनको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर। क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने गोवा को 1510 में बीजापुर रूलर से ले लिया, इन्होंने फॉर्मूज पर कब्जा कर लिया, इन्होंने अरब इन्फ्लुएंस को घटाया और पोर्चुगीज ट्रेड इन्फ्लुएंस को भारत में बढ़ाया। इन्होंने एक फोर्ट बनवा लिया लोकल रूलर्स के परमिशन से कोचिन में। एंड देन आफ्टर हमने देखा कि आगे चलने वाले जितने भी वॉइसराय आए पोर्चुगीज के, जैसे 1529 में निन्हो द कुन्हा, ही एक्वायर्ड दीव एंड बेसिन। देन आफ्टर इन 1538, 1538 तक इन्होंने पूरे वेस्टर्न साइड में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था, मतलब अच्छा खासा इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश कर लिया था। और पोर्चुगीज का मेजर इम्पैक्ट क्या हुआ भारतीय सोसाइटी पे? तो ऑन इंडियन सोसाइटी द इम्पैक्ट वाज दैट द प्रमोशन ऑफ कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप जिसको हम लोग ग्रो करते हैं बेचने के लिए। तो कैश क्रॉप्स का प्रमोशन हुआ क्योंकि ये लोग कैश क्रॉप्स ही लेने भारत आते थे स्पेशली। जैसे स्पाइसेस की डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी, केरला को कहा ही जाता था द स्पाइस कंट्री। स्पाइस, कॉटन, यहाँ पे देख सकते हैं कॉटन, सिल्क, टबैको, इस चीज़ के लिए ये लोग ट्रेड करने भारत आते थे। तो दिस वाज द पोर्चुगीज एपिसोड इन द अराइवल ऑफ और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो सबसे पहला हमने जिसको पढ़ा वो थे पोर्चुगीज, दे वर द पोर्चुगीज। Then after, Portuguese were not only one who came to trade with India. There were other European countries also. So जो सेकंड जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ तो नहीं है हमारे पास, पर हाँ हम इतना पढ़ेंगे जितना हमारी नीड का है। तो हु आर दिस डच पीपल? जैसे हम इंडियंस अपने आप को कहते हैं क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो वैसे ये डच वो पीपल हैं जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। नीदरलैंड। नाउ वेयर इज दिस नीदरलैंड? ये नीदरलैंड है कहाँ? तो अगर मैं इसको आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाऊं तो यहाँ है वर्ल्ड मैप। यहाँ आप देख सकते हैं नीदरलैंड, इस वाले एरिया को, ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड कैपिटल एम्स्टर्डम। जर्मनी यहाँ देख सकते हैं आप, अगल बगल का प्लेस। इधर बेल्जियम है, ऊपर नॉर्थ सी है और इस साइड डेनमार्क है। तो ये है नीदरलैंड, और यहाँ के पीपल को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ के पीपल को कहते हैं डच। तो द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वॉज established on 20th of March 1602।
अब ये इस्टेब्लिश कब हुआ? ये इस्टेब्लिश हुआ 28 मार्च 1602 एज अ चार्टर कंपनी टू ट्रेड विद द मुगल इंडिया। अब ये इस्टेब्लिश क्यों हुआ? इट वॉज इस्टेब्लिश्ड टू ट्रेड। जैसा मैंने पहले भी बताया, मैक्सिमम कंट्रीज जो वेस्टर्न आती थी ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए, वो प्रॉफिट चाहती थी और वो बस ट्रेड करनी ही आती थी। सो दे केम टू ट्रेड विद द मुगल इंडिया। अब उस टाइम शासन किसका था? शासन था मुगल का। तो मुगल साम्राज्य में, मुगल भारत में ट्रेड करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापन हुआ था 28 मार्च 1602 में। दे वेयर मेनली इंटरेस्टेड इन स्पाइस ट्रेड। अब ट्रेड तो इनको करना था, पर स्पेसिफिकली क्या ट्रेड करना था? स्पाइस ट्रेड। दे वांटेड स्पाइस ट्रेड एंड अर्निंग प्रॉफिट। स्पाइस ट्रेड करके इनको प्रॉफिट लेना था। दे ओपन देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज एट डिफरेंट प्लेसेस। जैसा हमने पढ़ा कि जब पोर्चुगीज आए, उन्होंने बहुत सारे अपने सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जहाँ से वो ट्रेड कर सकते हैं। वैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने वेयर हाउसेज बहुत जगह लगाए, जैसे कि पुलिकत, कैम्बे, सूरत, आगरा, हरिहरपुर, कासिम बाजार, नगरपट्टनम, पटना, डेक्का। तो दीज वेर ऑल द प्लेसेस वेयर डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वेयर हाउस को इस्टेब्लिश की। वेयर हाउस क्या है? वेयर हाउस उनकी फैक्ट्री है जहाँ से वो ऑपरेट करेंगे अपने ट्रेड को भारत में। By the beginning of 18th century, by the beginning of 18th century, they had to face stiff competition with English, Portuguese and French. तो ये तो ठीक है कि 1602 में इनका क्रिएशन हो गया, स्थापना हो गया, और फिर ये आ गए ईस्ट के साथ, भारत के साथ ट्रेड करने के लिए। पर इनिशियली तो इट वाज गुड। उसके बाद जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश कंपनी आ गई भारत में ट्रेड करने के लिए, उससे पहले पोर्चुगीज थी, फिर फ्रेंच आई ट्रेड करने के लिए, तो ये अकेले तो अब ट्रेड कर नहीं रही है। तो क्या हुआ? कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, इंडियन मार्केट में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ट्रेड क्या हुआ? मतलब डिफिकल्ट हो गया ये डच वालों के लिए। तो इन्होंने क्या किया? इन दिस सिनेरियो दे डिसाइडेड टू विंड अप देयर बिजनेस। तो इसी स्टिफ कंपटीशन में इन्होंने क्या किया कि दे डिसाइडेड टू बाइंड अप, विंड अप मतलब यहाँ से निकल जाना। इन्होंने सोचा अब उतना प्रॉफिट तो रहा नहीं, इतनी सारी कंपनीज आ गई, इतना सारा कंपटीशन है। सो व्हाट हैपेंड? द डच, द नीदरलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी, दे स्टार्टेड टू विंड आउट फ्रॉम इंडिया, मतलब वो भारत से बाहर चले गए। आगे देखें तो इन इंडिया एंड फोकस इंटायरली ऑन द इंडोनेशियन आइलैंड वेयर दे हैड मोनोपोली ऑफ ट्रेड। तो जैसा हम जानते हैं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो धीरे धीरे उसने अपने आप को भारत में इस्टेब्लिश किया और उसके पास मोनोपोली ऑफ ट्रेड आ गया। मतलब भारत में वो फ्रीली अकेले होकर ट्रेड कर सकता था, ज़्यादा कंपटीशन नहीं था उसके पास। तो वैसे ही इन ये जो डच थे, इन्होंने जब देखा कि इंडियन मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया और ट्रेड करना मुश्किल है, तो इन्होंने भारत से बाइंड अप किया, भारत से उठे और ये लोग कंप्लीटली अपना फोकस इंडोनेशियन आइलैंड पे रख दिया। और इन्होंने इंडोनेशियन आइलैंड में अपना मोनोपोली ऑफ ट्रेड, मतलब आराम से अकेले होकर ट्रेड चलाया। अब इंडोनेशिया कहाँ है? तो आप जानते हैं भारत हमारा प्यारा सा, इस साइड है यहाँ श्रीलंका, और इस साइड है मलेशिया, इंडोनेशिया, जो आइलैंड कंट्रीज है वो इस साइड है। तो ये था ऑल अबाउट द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ द एंड हमको इतना ही समझना है इसके बारे में। द नेक्स्ट कंट्री विच वी आर गोइंग टू रीड इज अ डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है? ये डैनिश भाई नहीं है, ये डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पीपल ऑफ नीदरलैंड वे आर कॉल्ड डच, पीपल ऑफ इंडिया आई कॉल्ड इंडियन, सो द पीपल ऑफ डेनमार्क आई कॉल्ड डैनिश। द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ा पोर्चुगीज, उसके बाद पढ़ा डच, अब पढ़ गए हैं डैनिश, मतलब डेनमार्क। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1616। ये कब बना? ये बना 1616 में। डच कब बना? डच बना 1602 में। भूलिएगा मत पीछे वाली चीज़ों को। डच फॉर्म्ड इन 1602 एंड डैनिश फॉर्म्ड इन 1616। देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग आउटपोस्ट वाज एट तमिलनाडु। तमिलनाडु में उनका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग आउटपोस्ट था। उस जगह का नाम क्या था? उस जगह का नाम था कंकबाग। ये प्लेस है कहाँ? तमिलनाडु में। तो 1616 में इसका स्थापना हुआ और ये जब ट्रेड करने आए भारत में, तो इनका जो वेयर हाउस था, फैक्ट्री कह सकते हैं आप, या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग आउटपोस्ट था, वो तमिलनाडु में था। एंड फ्रेडरिक नगोर नियर सेरामपुर इन बंगाल। तमिलनाडु में था और एक बंगाल में भी था जिसका नाम है सेरामपुर। सेरामपुर एक जगह है बंगाल में। तो इनका आउटपोस्ट दो जगह था, एक था तमिलनाडु में, एक था बंगाल में। अब देखिए, अब जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि पोर्चुगीज़ जो थे वो ट्रेड करने आए थे भारत में,
और पोर्चुगीज़ में मतलब स्पिरिट ऑफ एडवेंचर था, तो वो लोग नए नए जोग्राफिकल डिस्कवरीज करते थे, नए लैंड की तलाश में घूमते थे। जैसे प्रिंस हेनरी को हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा दियाज़ को जो कि केप ऑफ गुड होप को आइडेंटिफाई करता है, डिस्कवर करता है। उसके बाद फिर वास्को दा गामा 1498 में इंडिया से डायरेक्ट सी रूट आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे ही करके पोर्चुगीज़ फिर वो ट्रेड करने आ गए ईस्ट के साथ। उसके बाद हमने किसको पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा डच को। ये लोग भी आए थे ट्रेड करने के लिए, स्पाइसेस में ट्रेड करने के लिए ये लोग स्पेसिफिकली आए थे। पर अब हम पढ़ रहे हैं डैनिश को। ये डैनिश अलग क्यों थे? बिकॉज नॉट ओनली दे वेयर इंटरेस्टेड दिस डैनिश, not only they were interested in trade, although they were interested in trade, but along with it they were Christians. Okay, they were Christians and they want to promote their धर्म। तो ये जो डैनिश थे ये लोग क्रिश्चियन थे और ये लोग ट्रेड के साथ साथ अपना धर्म भी प्रमोट करना चाहते थे। ये डिफरेंस था बाकियों में और ये डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ये जो डैनिश थे ये ट्रेड के साथ क्या कर रहे थे कि क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी को भी प्रमोट कर रहे थे भारत में। और इन्होंने सेरामपुर बंगाल, ये जहाँ इनका ट्रेडिंग आउटपोस्ट था मैंने ऊपर बताया, तो इस सेरामपुर बंगाल को इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मिशनरी हब के रूप में ऑपरेट किया। ये ऐसा जगह बना दिया इन लोगों ने जहाँ से मिशनरी एक्टिविटी ऑपरेट होती थी इन लोगों की भारत में। उसके बाद इन 1799 द डैनिश ऑफिसर विलियम रेवेंड कैरी इस्टेब्लिश्ड अ प्रिंटिंग प्रेस एट सेरामपुर टू पब्लिश बाइबल। अब देखिए ये लोग इस लेवल तक मिशनरी एक्टिविटी को भारत में प्रमोट करते थे। ये लोग डैनिश ट्रेड भी करते थे, उसके साथ मिशनरी एक्टिविटी भी प्रमोट करते थे। तो इस लेवल तक करते थे कि 1799 में जो डैनिश ऑफिसर थे विलियम कैरी, इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश कर दी। ठीक है, इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश कर दी। कहाँ पे? सेरामपुर में, जो कि बाइबल पब्लिश करती थी। जैसे श्रीमद् भगवद गीता हम हिंदुओं की एक बहुत ही होली बुक है, वैसे ही बाइबल क्रिश्चियंस की होली बुक है, जैसे इस्लाम में कुरान होता है। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड सेरामपुर कॉलेज इन 1819। तो ये जो विलियम कैरी हैं इन्होंने एक सेरामपुर कॉलेज इस्टेब्लिश किया 1819 में, प्रोवाइडिंग वेस्टर्न स्टाइल हायर एजुकेशन, जहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन प्रमोट किया जाता था। बेसिकली मतलब क्रिश्चियन मिशनरी टाइप का एक्टिविटी स्कूल में भी हो रहा था। इन 1845 डेनमार्क सीडेड सेरामपुर टू ब्रिटेन। अब देखिए डेनमार्क जो है वो ट्रेड भी कर रहा था, मिशनरी एक्टिविटी भी प्रमोट कर रहा था, लेकिन 1845 आते आते इन 1845 डेनमार्क क्या किया, श्रीरामपुर क्या है, श्रीरामपुर उनका मिशनरी एक्टिविटी का हब है। तो इस श्रीरामपुर को डेनमार्क ने ब्रिटिश को दे दिया। एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू नो अबाउट डेनमार्क मीन्स डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा पोर्चुगीज़ को, सबसे पहले पढ़ा पोर्चुगीज़ को, उसके बाद हमने पढ़ा डच को, उसके बाद हमने पढ़ा डैनिश को। इसमें से मिशनरी एक्टिविटी कौन प्रमोट कर रहा था? डैनिश मिशनरी एक्टिविटी प्रमोट कर रहा था। इसमें से ओनली स्पाइसेस के लिए कौन आया था? तो डच आया था। इसमें से वो कौन थे जिनमें स्पिरिट ऑफ एडवेंचर था, नए जोग्राफिकल लोकेशन ट्रेस करते थे? तो पोर्चुगीज़ थे। सबसे पहले कौन आया? तो पोर्चुगीज़ आया। आई होप दीज थिंग्स यू गॉट अंडरस्टूड। ठीक है, 450 साल में भारत में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आए, आई होप यू अंडरस्टूड डैट। अब 2 कंट्रीज़ बची हैं जिन्हें हमको कवर करना है। एक है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब बेसिकली ब्रिटेन। ठीक है, एक है ब्रिटेन और दूसरा है फ्रांस। और इन दोनों को हमको थोड़ा सा डिटेल में और थोड़े से अच्छे से समझना है। अगर आप कुछ नहीं समझे अभी तक फिर भी चलेगा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस को तो आपको समझना ही समझना है, क्योंकि हम अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को समझेंगे, फिर फ्रांस को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इन दोनों के बीच के राइवलरी को समझेंगे। बिकॉज ये दोनों ऐसे इमर्ज हुए कि इन दोनों ने एडमिनिस्ट्रेशन में, भारतीय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इफेक्ट डाला और इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा राइवलरी थी, इन दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुआ। तो उसको समझने के लिए हमको इस दोनों कंट्री के इस कंपनी को, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी, अच्छे से इंडिविजुअली समझना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आइए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो द इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचर, ये इसका ओरिजिनल नाम है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्या नाम है? द इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचर वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1599 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरिंग ऑन ट्रेड विद द ईस्ट। ईस्ट मतलब क्या? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ईस्ट मतलब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट साइड और वेस्ट मतलब ये यूरोप है। ठीक है, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिनल नाम था इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचर और 1599 में इनका गठन हुआ था। तो हमको पता है कि 1602 में किसका हुआ था? डच का हुआ था। 1616 में हो गया था डैनिश का, और 1599 में किसका हो गया था?
ब्रिटेन का, मतलब ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ऑन 31st of December 1600 क्वीन एलिजाबेथ गेव रॉयल चार्टर फॉर 15 years टू द मर्चेंट एडवेंचर। मतलब 31st of December 1600 को क्या हुआ कि क्वीन एलिजाबेथ, वहाँ की जो क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रॉयल चार्टर दिया, मतलब एक रॉयल फरमान दिया, एक रॉयल एग्रीमेंट दिया इस कंपनी को, ताकि वो 15 साल तक ट्रेड कर सके ईस्ट के साथ। आई होप अभी तक आपको समझ में आया। नाउ ओवर द पीरियड द कंपनी केम टू बी नोन एज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये ऊपर में जो लिखा हुआ था इतना बड़ा सा, द इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचर, ये जो लिखा हुआ था, अब इसको शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओवर द पीरियड नाम छोटा हो गया। इन 1608, अब आ गए हम लोग 1608 पर। हमको अभी क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि 31st of December 1600 को फरमान मिल गया इन लोगों को ट्रेड करने का ईस्ट के साथ। 1599 में इन लोगों का फॉर्मेशन हो गया। अब आ गए हम लोग 1608 पे। इन 1608 अ ब्रिटिश कॉन्वॉय लेड बाय सर विलियम हॉकिंस केम टू जहांगीर कोर्ट टू सीक कंसेशन। ये देखिए, नाउ फ्रॉम हियर उलटफेर स्टार्ट्स, जो जैसे भी उन लोगों ने किया, यहाँ देखिए 1608 में क्या हुआ। सर विलियम हॉकिंस कौन है, एक ब्रिटिश इन्वॉय है, एक ब्रिटिश ऑफिसर है। ये लोग कहाँ आते हैं, जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। जहांगीर इज़ अ मुगल रूलर ऑफ दैट टाइम, ठीक है। जहांगीर कौन है, मुगल रूलर है उस टाइम का। तो सर विलियम हॉकिंस आते हैं जहांगीर के कोर्ट में, जहांगीर के दरबार में, टू सीक कंसेशन। मतलब क्या हुआ, कंसेशन मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं एक तरह का ट्रेड प्रिविलेज। क्या, ट्रेड प्रिविलेज। अगर साधारण भाषा में कहे तो आप कह सकते हैं कि कुछ छूट चाहते थे ये लोग, जैसे टैक्स में छूट चाहते थे, कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़, कुछ स्पेशल मतलब पावर चाहते थे। तो टू सीक कंसेशन दे केम टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर एंड ब्रिटिश क्रिएटेड देयर वेयर हाउस एट सूरत एंड मसूलीपट्टनम। जहांगीर से इन लोगों ने बात की और इन लोगों को परमिशन मिल गया वेयर हाउस बनाने का, फैक्ट्री बनाने का, सूरत और मसूलीपट्टनम में। कहाँ, दो जगह, सूरत और मसूलीपट्टनम। बट वेरी सून जहांगीर रिवोक्ड ऑल द कंसेशन अंडर द प्रेशर ऑफ नॉवेल्स। अब क्या हुआ कि जब ये लोग जहांगीर के कोर्ट में आए, तब तो जहांगीर ने इनका हेल्प कर दिया और मतलब इन लोग को परमिशन दे दी कि सूरत और मसूलीपट्टनम में तुम वेयर हाउस जाके अपना ऑपरेट करो, मतलब अपनी फैक्ट्री खोल लो ट्रेड करने के लिए। पर लेटर ऑन जहांगीर के जो वाइज नोबल्स थे, जो नोबल्स होते हैं, आपको पता ही होगा एक कोर्ट जो होता था उसमें नवरत्न आपने सुना होगा, तो जो वाइज मैन होते थे उसको नोबल्स कहते थे। तो ये जो वाइज मैन थे, ये जो नोबल्स थे, इन लोगों ने नसीहत दी जहांगीर को कि आप इस ट्रेड प्रिविलेज को हटा दीजिए, नहीं तो ये बहुत बैडली इफेक्ट कर रहा है अपने एम्पायर को। तो जहांगीर इससे रिवोक हो गया और अपने नोबल्स के कहने पे ही टुक बैक ऑल द प्रिविलेज विच ही गिव टू द सर विलियम हॉकिंस एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा। हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट किया, सबसे पहले देखा कि इसका ओरिजिनल नाम था द इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचर। 1599 में स्थापना हुई। 31st of December 1600 को इसको रॉयल फरमान मिल गया ट्रेड करने का। 1608 में सर विलियम हॉकिंस आता है जहांगीर के कोर्ट में छूट मांगने के लिए, कंसेशन मांगने के लिए। सूरत और मसूलीपट्टनम में उसको मिल जाता है वेयर हाउस इस्टेब्लिश करने का अपॉर्चुनिटी। पर सून आफ्टर डैट जहांगीर ऑन द प्रोविज़न, ऑन द हेल्प ऑफ, मतलब कह सकते हैं कि नोबल्स के कहने पे ऑल द कंसेशन पीछे ले लेता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और आई होप यू नो वेयर इज़ ब्रिटेन। अगर नहीं पता तो एक बार मैप पे देख लीजिए। आई होप आई हैव अटैच द मैप। वो आई हैव नॉट, ओके लेटर ऑन आई शो यू, बट यू कैन ऑल्सो सर्च ब्रिटेन कहाँ है। लेट्स चेक वेदर आई हैव अटैच्ड मैप। नहीं है मैप, कोई बात नहीं। तो हम लोग पढ़ गए ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब यहाँ पे आप देखें तो इन 1615 अनदर ब्रिटिश इन्वॉय लेड बाय थॉमस रो केम टू जहांगीर कोर्ट एंड इट वाज गिवन फर्दर ट्रेडिंग कंसेशन। अब हमने देखा कि पहले जो ये लोग ट्रेड प्रिविलेज के लिए गए थे, ट्रेडिंग कंसेशन के लिए गए थे, तो इन लोगों को सूरत और मसूलीपट्टनम में वेयर हाउस इस्टेब्लिश किया जाने के लिए परमिशन दे दिया। वापस इसको फिर ले भी लिया गया। उसके बाद क्या किया, अगेन फिर ये लोग गए उसके पास, मुगल एम्पायर के पास, और इस बार 1615 में एक ब्रिटिश इन्वॉय, एक ब्रिटिश ऑफिसर थॉमस रो, ये गया फिर से जहांगीर कोर्ट में कंसेशन मांगने के लिए, और इस बार फिर इन लोगों को पहले से ज़्यादा कंसेशन दे दिया गया। ठीक है। नाउ विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ब्रिटिश क्रिएटेड देयर फैक्ट्रीज एट आगरा,
बहुत कम समय में इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज, अपने वेयर हाउस कहाँ लगा लिए, आगरा में लगा लिए, बहारुच, अहमदाबाद, इन जगहों पर इन्होंने अपने वेयर हाउसेज, अपने फैक्ट्रीज लगा ली। इन 1639 दे गॉट सम विलेजेस ऑन लीज नियर मद्रास। अब 1639 आते आते इन लोगों का दबदबा इतना बढ़ गया कि इन लोगों को विलेजेस मिल गए लीज पे मद्रास के नियर, ठीक है, वेयर दे कैन क्रिएट सेंट फोर्ट जॉर्ज। अब लीज पे विलेज मिलने का क्या है, मतलब इन लोगों को कुछ एरिया मिल गया विलेज में लीज पे मद्रास के आसपास, जहाँ पे ये लोग अपना फोर्ट बना सकते हैं, अपना किला बना सकते हैं, जिसका नाम था सेंट फोर्ट जॉर्ज, और इन्होंने बनाया भी, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा कि इन लोगों से कंसेशन छीन लिया गया। फिर 1615 में थॉमस वो नाम का एक आदमी आया, वो फिर गया जहांगीर कोर्ट में, फिर कंसेशन मिला, पहले से ज़्यादा मिला, और फिर 1639 में इन लोगों को मिल गया एक विलेज मद्रास के नियर, जहाँ ये लोग अपना फोर्ट बना सकते हैं, सेंट फोर्ट जॉर्ज। उसके बाद इन 1661 देयर वॉज अ मैट्रिमोनियल अलाइंस बिटवीन पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। देखिए नाम आपको याद नहीं रखना है, कोई नहीं पूछेगा किसी भी एग्ज़ाम में, पर मैंने एडिशनल थोड़ा सा उसके लिए दे दिया बस। इन 1661, यहाँ समझिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नाम नहीं इंपॉर्टेंट है, केस इंपॉर्टेंट है। इन 1661 देयर वॉज अ मैट्रिमोनियल अलाइंस, मतलब वैवाहिक अलाइंस बिटवीन पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा एंड प्रिंस चार्ल्स सेकेंड। कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा ये है पोर्चुगीज़ की, और प्रिंस चार्ल्स सेकेंड है ब्रिटेन का। एज अ डॉरी प्राइस आइलैंड ऑफ बॉम्बे वॉज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। अब देखिए हमको पता है कि टुडे बॉम्बे इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। जैसे दिल्ली पॉलिटिकल कैपिटल है, बॉम्बे फाइनेंशियल कैपिटल है। उस टाइम भी बॉम्बे बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता था, और बॉम्बे किसके अंदर था, पोर्चुगीज़ के अंदर था। पर अब क्या हुआ कि पोर्चुगीज़ की प्रिंसेस और ब्रिटेन का जो प्रिंस था, दोनों का विवाह हुआ। तो जैसे दहेज दिया जाता है, तो पोर्चुगीज़ प्रिंसेस ने, उसके परिवार ने ब्रिटिश को दहेज में बॉम्बे दे दिया, क्योंकि उन लोगों का कंट्रोल था। तो उन लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया बॉम्बे को ब्रिटिश क्राउन के पास, चार्ल्स सेकंड के पास। इन 1661 में ये चीज़ हुई। अब 1668 बॉम्बे वॉज ट्रांसफर टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एट अ नॉमिनल प्राइस ऑफ 10 पाउंड। अब देखिए पोर्चुगीज़ प्रिंसेस की विवाह जब मतलब चार्ल्स सेकंड के साथ हुआ, तो दहेज में उन लोगों ने ब्रिटेन को क्या दिया, पूरा का पूरा बॉम्बे दे दिया। अब इस ब्रिटिश क्राउन ने, मतलब ब्रिटिश के राजा ने क्या किया कि इन 1668 इन्होंने बॉम्बे को बेच दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब अभी तक कंपनी के पास नहीं था बॉम्बे, पर किसके पास था, ब्रिटिश क्राउन के पास था। पर एज ब्रिटिश क्राउन मतलब चार्टर दे रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जाओ तुम ट्रेड करो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने, और हो क्या रहा था, वेल्थ तो आ रहा था ब्रिटेन में ही, तो इन लोगों ने बेच दिया बॉम्बे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। कितने दाम पे, 10 पाउंड, और नॉमिनल प्राइस ऑफ 10 पाउंड। और ये बस कहने की बात है कि 10 पाउंड पे दे दिया। आप खुद ही समझ सकते हैं कितना छोटा प्राइस है 10 पाउंड, बट स्टिल दे सोल्ड इट बिकॉज दे वांट टू सेल इट। उनको बस सेल करना था, तो उन्होंने 10 पाउंड में सेल कर दिया। इन 16 अब क्या है, अब बॉम्बे चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। मद्रास के पास उन्होंने अभी तक क्या बना लिया, अपना एक किला भी बना लिया। उनके पास ट्रेड प्रिविलेजेस पहले से ज़्यादा जहांगीर ने दे दी। देख रहे हैं आप कितना दबदबा बढ़ते जा रहा है। हम लोग कहाँ तक आ गए थे, 1668 तक आ गए थे। टाइमलाइन को और आगे बढ़ाते हैं। कमिंग टू 1698 ब्रिटिश गॉट 3 विलेजेस ऑन लीज। पहले तो इनको मद्रास के आसपास एक विलेज मिल गया, जहाँ पे उन्होंने अपना वो बना लिया, किला बना लिया, सेंट फोर्ट। उसके बाद फिर 1698 में ब्रिटिश गॉट 3 विलेजेस, इनको 3 विलेजेस और मिल गई लीज पे। डैट इज़ कौन कौन से विलेजेस थे, गोविंदपुर, ये क्या है, सुतनालती एंड कालिकता। दे क्लब्ड दीज 3 विलेजेस टू क्रिएट सेंट फोर्ट विलियम्स कैलकाटा। अब देखिए ये जो फोर्ट है ना, सेंट फोर्ट विलियम्स, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ से एक स्टोरी एसोसिएटेड है। तो ब्रिटिश को क्या मिला, ब्रिटिश को मिला 3 विलेजेस लीज पे, ठीक है। और इस 3 विलेजेस को इन्होंने क्लब किया, और वहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा किला बनाया जिसका नाम था सेंट फोर्ट विलियम्स। अभी तक इफ़ यू सी, ब्रिटिश गॉट मद्रास, ब्रिटिश गॉट बॉम्बे, ब्रिटिश गॉट कैलकाटा, ऑल 3 प्लेसेस। मद्रास इतना अच्छा ट्रेडिंग पोर्ट, बॉम्बे जो उस टाइम भी बहुत फाइनेंस कर रहा था, कैलकाटा इन लोगों को मिल गया। इन लोगों के पास मद्रास के आसपास की कई सारे विलेजेस थी। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टिल 1698। और अभी तक हमको बस ये पढ़ना है। फर्स्ट वी गेट पोर्चुगीज़, देन वी गेट डच, देन वी गेट डैनिश, देन वी गेट EIC ईस्ट इंडिया कंपनी,
And the last one which you are going to read for this lecture is the French East India Company. So फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ते टाइम कीप अ ट्रैक इन योर माइंड कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। और ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि कैसे ब्रिटिश को एक एज मिल गया था फाइट में, मतलब जो राइवलरी थी फ्रेंच और ब्रिटिश की, जिसको हम आगे कवर करेंगे, तो उसमें ब्रिटिश को एक एज मिल गया था, इसी के कारण वो जीत गए, ठीक है। तो उसको भी हम समझेंगे, इसी स्लाइड में आपको थोड़ा सा एक हिंट दे दूंगा और बताऊँगा। नाउ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो कंपनी थी जो सबसे लास्ट में भारत आई, तो इट वॉज द लास्ट यूरोपियन कंपनी। इट गॉट इस्टेब्लिश्ड इन 1664। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले पोर्चुगीज़ आई, हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि 1602 में कौन आ गया था, डच आ गया था। डच मतलब पीपल ऑफ नीदरलैंड। फिर 1616 में डैनिश मतलब पीपल ऑफ डेनमार्क। उसके बाद फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में फॉर्मेशन हो गया। 1600 में उनके पास चार्टर आ गया, रॉयल फरमान आ गया ट्रेड करने का। और 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और ये जब भारत आए तो 1668 से 92 तक इन्होंने बहुत सारे अपने वेयर हाउसेस कहें, फैक्ट्रीज़ कहें या फिर ट्रेडिंग सेंटर्स कहें, 4 जगह पे बना ली। 1 2 3 4, इन 4 जगह पे इन्होंने बना ली। सूरत, मसूलीपट्टनम, पौंडीचेरी, इन जगहों पे इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ बना ली। द कंपनी वाज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताया था, कीप अ ट्रैक। द कंपनी वाज गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। ऑन द अदर हैंड ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द प्राइवेट एंटिटी। अब देखिए, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको गवर्नमेंट ओन कर रही थी। इट वॉज अ गवर्नमेंट ओन कंपनी, मतलब गवर्नमेंट ने इनको भेजा, जाइए आप ट्रेड कीजिए। बट द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट द गवर्नमेंट कंपनी, इट वॉज अ प्राइवेट कंपनी एंड दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। और जब इन दोनों के बीच राइवलरी हुई ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्राइवेट ओन्ड है, तो वहाँ पे जो डिसीजंस थे वो जल्दी लिए जा रहे थे। पर ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, आपको पता ही है कि गवर्नमेंट का टाइम लेता है, मतलब गवर्नमेंट का काम टाइम लेता है। तो इट वाज लिटिल स्लो इन ऑपरेशन बट द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फास्ट इन ऑपरेशन। समझ गए क्यों? बिकॉज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गवर्नमेंट ओन, दैट्स वाई स्लो, एंड द गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज प्राइवेट ओन्ड, मतलब इट वाज अ प्राइवेट एंटिटी। आई होप अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड फॉर द डे। Soon after the arrival of French East India Company, rivalry started between British and French। अब देखिए, बहुत सारे लोग तो अभी तक मैदान छोड़ के भाग गए थे कि इतना सारा कंपटीशन आ गया, डच भाग गया, वो चला गया इंडोनेशिया में ट्रेड करने के लिए, अपना मोनोपोली ले लिया उन्होंने ट्रेड का। बट स्टिल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया वाज अ वेरी पोटेंशियल प्लेस। इंडिया एक बहुत पोटेंशियल प्लेस था ट्रेड करने के लिए। इंडिया के पास कैश क्रॉप्स बहुत सारी थी, स्पाइस कंट्री है हमारी इंडिया। तो ब्रिटिश भी चाहते थे ट्रेड करना, फ्रेंच भी चाहते थे ट्रेड करना, और अच्छे से ट्रेड करना, एकदम दबदबा के साथ। हुआ क्या कि ब्रिटिश और फ्रेंच में राइवलरी हो गई जब फ्रेंच भारत आ गया। विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स इन 1740। अब ये कौन है? ये एक फ्रेंच गवर्नर है, ठीक है। तो इनका अपॉइंटमेंट हुआ भारत में, ठीक है। इसका नाम है डुप्लेक्स, एक याद रखिएगा आप, डुप्लेक्स। ही इज़ फ्रॉम फ्रांस। ब्रिटिश फ्रेंच राइवलरी बिकेम द फ्लैश पॉइंट ऑफ द एज। इसका मतलब क्या हुआ कि 1740 में जब जोसेफ डुप्लेक्स को फ्रेंच गवर्नर अपॉइंट किया गया, तो जो ब्रिटिश और फ्रेंच की राइवलरी थी ये एकदम मतलब फ्लैश लाइट, मतलब सबकी नज़रों में आ गया। इट वॉज अ फ्लैश पॉइंट ऑफ द एज, मतलब सबकी नज़रों में आ गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बन गया उस टाइम का। इट वॉज डुप्लेक्स। अब डुप्लेक्स जब आए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बन गया, ठीक है। यू शुड कीप द नेम ऑफ डुप्लेक्स, मतलब डुप्लेक्स को आप याद रखिएगा। इट वॉज डुप्लेक्स हु स्टार्टेड द स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स। यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने पिछले स्लाइड पे बताया, एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हमको पता है कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने क्या किया कि इसने गवर्नेंस को अपने हाथ में ले लिया। ये लोग पॉलिटिक्स के अंदर घुस गए। पर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट द कंपनी दैट स्टार्टेड डूइंग दिस। ईस्ट इंडिया कंपनी वो कंपनी नहीं थी जिसने सबसे पहले आके वो पॉलिटिक्स में घुस गए। ये जो काम था लोकल पॉलिटिक्स में घुसने वाला, ये स्टार्ट किया गया था डुप्लेक्स के अंदर, मतलब इस फ्रेंच गवर्नर के अंदर, ठीक है। और डुप्लेक्स पहला इंसान था जिसने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि हम लोग इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करेंगे, भारत के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करेंगे, ठीक है, ताकि हमको लोकल पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए। मतलब लोकल पॉलिटिक्स में हमको एक मतलब वो मिल जाए, दबदबा मिल जाए हमारा पॉलिटिक्स में, लोकल पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी बनाई किसके द्वारा गई थी? फ्रांस के द्वारा, डुप्लेक्स के द्वारा। डुप्लेक्स कौन? गवर्नर, ठीक है। पर इस स्ट्रैटेजी को तो बना तो दी इसने, पर इस स्ट्रैटेजी को मास्टर किसने की? दिस स्ट्रैटेजी वाज मास्टर्ड बाय द
British East India Company, and that's why they ruled India for such a long time. And using the same, they shortcut the imperialistic ambition of French company. और इसी स्ट्रैटेजी, मतलब फ्रेंच के स्ट्रैटेजी को ही यूज़ करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस स्ट्रैटेजी को मास्टर करके लोकल पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिकल माइलेज ले लेती है और फ्रांस का पत्ता काट देती है. एंड दैट वाज इनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर. आई होप आज का लेक्चर अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, और आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई. आई गारंटी कि कोई भी ये कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे नहीं दे सकता है और देगा भी नहीं, ठीक है, पर मैं दे रहा हूँ. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. आज हमने पढ़ा क्या क्या? वी स्टडीड पोर्चुगीज़, ठीक है, वी स्टडीज डच, वी स्टडीड डैनिश, देन वी स्टडीड ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देन वी स्टडीड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे लास्ट में कौन सा आया, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. सबसे पहले कौन सा आया, तो पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी. अब जो क्रिश्चियनिटी जो मिशनरी वाला काम कर रहा था, कौन कर रहा था, तो डेनमार्क के लोग, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है. ये जो लोकल पॉलिटिकल माइलेज की स्ट्रैटेजी थी, ये किसकी थी, ये थी ड्यूप्लेक्स की, ठीक है. ड्यूप्लेक्स कहाँ का था, गवर्नर था फ्रांस का. अब इसको मास्टर किसने किया, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है. और भारत छोड़ के कौन गया इंडोनेशिया में ट्रेड करने के लिए, मतलब इंडोनेशिया को फोकस पॉइंट बनाने के लिए डच गया, क्योंकि इनके पास इन्होंने कंपटीशन देखा और फिर देखा कि इट इज़ टफ टू स्टैंड इन द कंपटीशन. आई होप द लेक्चर फॉर टुडे दैट वाज असाइंड विच वाज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इज़ कम्प्लीटली डन, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, ठीक है. एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को हमने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्ड रूप में कवर किया है, और एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू इन दिस लेक्चर. तो जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है हमारा, जो कि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का होगा, उसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, उसमें हम लोग कवर करेंगे लेटर मुगल्स को, ठीक है. आज हमने देखा कि कौन कौन सी कंपनीज थी, कब आई, क्या क्या किया, कितना पावर इस्टेब्लिश किया. अब हम लोग देखेंगे लेटर मुगल्स को, ठीक है. लेटर मुगल्स क्या होता है ना, बेसिकली औरंगज़ेब के बाद की जितनी भी मुग़ल की जो क्लैन आई, ठीक है, वो मतलब उतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनका उतना दबदबा नहीं था अपने ही मुग़ल साम्राज्य पे, ठीक है. तो मुग़ल क्या हुआ, वो मतलब डिक्लाइन करने लगा, ठीक है. तो जो डिक्लाइनिंग मुग़ल है उसी को लेटर मुग़ल कहते हैं. बेसिकली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब इन 1707, इसके बाद जो थे वो लेटर मुग़ल थे. तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से मतलब रूलर आए, कौन कौन से किंग हुए, कैसे कैसे सारी चीज़ें होती है. आई होप यू गॉट एवरीथिंग. इफ़ यू अंडरस्टूड, थोड़ा भी आपको समझ में आया, डू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच, धन्यवाद.